गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू जी विद्या। आज हम लेकर के आए हैं लुसेंट सम्मान ज्ञान, जो कि हमारे सारे ही कंपटीशन एग्जाम में इसका यूज होता है। तो चलिए इसका शुरुआत करते हैं। ये हमारा नया पैटर्न पे आधारित है और आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हम तक जोड़ सकते हैं। तो ये चलिए आज का ये हम स्टार्ट करते हैं सेशन। और आज हमारा ये फर्स्ट वीडियो है, मतलब हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम आज मेरा 1 से लेकर के पेज नंबर 12 तक का है। तो आप इसमें आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी और इसमें आप स्टार्टिंग से जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा पहला है इसमें इतिहास, तो हम जानेंगे इतिहास के बारे में कुछ। तो इसमें दिया गया है भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारत वर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराण में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। ठीक है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। तो पहले हम जानेंगे प्राचीन भारत के बारे में, और आपको इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट लगे तो आप इसको नोट्स इसका बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम जानेंगे प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ठीक है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास विषय में जानकारी मुख्य 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला हमारा हो गया धर्म ग्रंथ, दूसरा हमारा हो गया ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा हमारा हो गया विदेशियों का विवरण और चौथा हमारा हो गया पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। ठीक है। तो धर्म प्रबंध एक ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी है। भारत का सर्वप्रथम धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद 4 हैं। तो वेद कितने हैं? 4 हैं, जिसमें आ गया हमारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अर्थवेद। तो अब हम जानेंगे ऋग्वेद के बारे में। तो ऋषियों के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूत्र एवं 10,482 रचनाएं हैं। इस वेद को रचनाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीति प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता, सावित्री और समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र हैं। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहा जाता है। चतुर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुषोत्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र हैं आदि पुरुष वार्य के ब्रह्मा के क्रमश मुख्य भुजाओं, जंघाओं और चरणों को उत्पन्न हुए। तो धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की अस्थायी व्यवसायी दायित्व, कर्तव्य तथा विशेषधारी कारकों को स्पष्ट विभेद करता है। तो वामन अवतार के 3 पगों में आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 रचनाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अब हम जानेंगे यजुर्वेद। संवर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अर्थयुग कहते हैं। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। इसके बाद हमारी हो गई सामवेद। तो यह गाई जा सकने की वाली रचनाओं का संकलन है। इस पाठकर्ता की उद्गत इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। किसे? सामवेद को। अब हम जानेंगे हमारा है अर्थवेद। तो अर्थ ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग,
निवारण तंत्र, मंत्र, जादू टोना, श्राप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रचलित औषधि अनुसाधन, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महंतम आदि विविध विषयों से संबंध मंत्र तथा सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अर्थवेद है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। यह है शिक्षा, ज्योति, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। इसे आप नोट भी कर सकते हैं। अब हमारा आ गया भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र अग्रछवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मण एवं भागवत में ही रचनाओं की वंशावली पाई जाती है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि यहाँ पे नोट है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्राथमिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन एवं प्राणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हरियाण का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिनमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन, कत्स्य तथा अन्य समानकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त है। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों से विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने एवं सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया है। कल्याण द्वारा रचित पुस्तक राजतंत्रणी है, जिनका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चंचनामा लेखन अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पढ़नी है। इसके मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कल्याण की गर्गिक साहित्य एवं ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसे भारत पर होने वाला यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्पमित्र शुग से पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से सुगंधों के इतिहास का पता चलता है। अब हम जानेंगे विदेशी यात्राओं से मिलने वाली प्रमुख जानकारी, जिसमें हमारी होगी पहला यूनानी रोमन लेखक टुटेरियस। यह ईरान का राजदूत था। भारत में संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानी से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हेरोडोटस में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इस विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निक्रास, अनुकिस्टम तथा अस्ट्रोबुलस के विवरण अधिक्रम प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। इसके बाद हो गया हमारा मेघालय। यह सेल्यूकस निकेटर राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका के मौर्य युगान समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा।
डाइकेमस यह सीरीज नरेश अनुसूया के राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। इसके बाद डायोनिशियस यह मिस्र नरेश टोलेमी फेडरस पर्स का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया। इसके बाद हो गया हमारा टोलेमी। इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। इसके बाद प्लेनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थ आदि के बारे में विवरण मिलता है। और हमारा हो गया पेरिप्लस ऑफ द इंडियन सी। यह पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी। अब हम जानेंगे कुछ चीनी लेखक के बारे में। तो पहला हमारा हो गया फहियान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्धि बताया है। संयुक्त यह 1518 ईस्वी में भारत आया, ईसापूर्व में भारत आया। इसने अपनी 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। हुएशन शाक यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। हुसैन ने 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वो भारतीय राज्य कपिशा पहुँचे। भारत में 15 वर्ष तक ठहरकर 645 ईसापूर्व में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण विस्तृत सियुकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसमें हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। कुशनाशंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, वक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। अब हमारा हो गया अरबी लेखक। तो अलब रूसी यह मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। अरबी के लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। अन्य लेखक, तो पहला हमारा हो गया तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक थे। इसने कग्योर तथा तयोग नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंतर में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। इसके बाद हो गया हमारे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई एशिया मायर के से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नाग से अश्विनी कुमार के नाम से मिलते हैं। मध्य भारत में भगवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेरोडोटस वेनरल विदेशिया गेरुड़ स्थल लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दूरदर्शन का जानकारी देने वाला अभिलेख सोहागोड़ा अभिलेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एकरण अभिलेख शासन भानुगुप्त से प्राप्त होती है। रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी मंदरसोर अभिलेख से प्राप्त होती है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहा जाता है। इसमें कुछ हमारा दिया गया है अभिलेख और शासन, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं।
अब हमारा हो गया कश्मीरी नवपाषाणिक भूषण से कोतराब गड्ढा घर का साक्ष्य मिलता है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं। प्राचीनतम सिक्कों का आहत सिक्के कहा जाता था। इसी को साहित्य के कारशनक कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिक में पांडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए। अब हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्घट नहीं किया, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार था शिकार। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का नव पाषाण काल में हुआ। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। उसके द्वारा जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्य उत्पादन स्थल मेरठ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी। प्लोटम नामक स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्टीरर पत्थर के बने थे। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदारो या सिंधी भाषा में जिनका अर्थ मृतकों का टीला है। अब है हमारा सिंधु सभ्यता। तो रेडियोकार्यन सी जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम सहनी ने की और कब की, तो 1921 ईस्वी में की थी। सिंधु सभ्यता की प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं पूर्वकालीन थे। सिंधु सभ्यता के सर्वांगीण पश्चिमी प्रोत्तरकालीन पूर्वी प्रोस्थल आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी प्रोस्थल माधा जिला अखनूर जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी प्रोस्थल जिला अहमदनगर महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता का सैंधव सभ्यता नागरिकी सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त प्रयुक्त अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये मोहनजोदारो, हड़प्पा, गढ़नावीरा, घोलावीरा, राखीगढ़ एवं कालीबंगन। इसके बाद हो गया स्वतंत्र प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सार्वजनिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। लोथल एवं सुतकोड़ा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। तो जोते हुए खेत और नक्शेदार ईंटों की प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदारो से प्राप्त स्नानघर सभ्यता सदैव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदारो से प्राप्त बृहद स्नानघर एक प्रमुख स्मारक है जिसके मध्य स्थित स्नानकुंड 11.18 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुई है। मोहनजोदारो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, घोड़ा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। हड़प्पा की मोहरे पर सबसे अधिक एक शंखी पशु का अकल मिलता है। सिंधु सभ्यता की लिपि भावनात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी।
जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियाँ का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के चारों के दरवाजे मुख्य सड़क और खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूँ और जौ। सिंधमवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुरकोटा, कालीबंगा एवं लोथल से सैदकालीन घोड़े की स्मृति मिली है। तिल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ियाँ या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे थोड़ा मेसोपोटामिया की। तो मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। सभ्यता हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्णित वर्ग के हाथों में था। पगटट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो को एक विस्तृत समाज के जुड़वा राजधानी कहा। सिंधु सभ्यता के लोग धरती के उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता में मिलते हैं। स्वात्निक चिन्ह सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्यपान एवं अनुपान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं के कुंवर वाला शोर इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मातृ मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृनिष्ठ समाज था। सैंधववासी सूती एवं ऊन वस्त्रों का प्रयोग मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों के आपस में लड़ाना, चौपड़ और पाशा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगा एक मात्र हड़प्पा कालीन स्थल था, जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले का से घिरा हुआ था। प्रदा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शर्मों से जलाने एवं गड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शाइयों दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विदित थी। लोथल एवं कालीबंगा में युगम समृद्धियों मिली है। मध्य सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावित कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। और अगर ये हमारा सारा लुसेंट से ही है, जो हमारा लुसेंट का नया ये है एडिशन है, उसी से सारा है, जिसमें हमारा कुछ स्पेशल था जो मैं लेके आई हूँ स्टार्टिंग से। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप हमसे जुड़ें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम और भी नेक्स्ट पॉइंट लेकर के। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।